हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अरुण कुमार दिल्लीवार अपने इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है खनिज संसाधन। इस पर हम बात करेंगे। खनिज संसाधन, खनिज किसे कहेंगे? वे सारी चीज़ें, वे चीज़ें जिसे हम ज़मीन खोद कर निकालते हैं। प्रायः वे सभी चीज़ें जो प्राकृतिक हो और हमें खनन यानी खुदाई से ड्रिल करके या तालाब, नदी, समुद्र आदि के तल को में से छेद करके, खोद करके जो पत्थर आदि काट कर हम निकालते हैं, जिस चीज़ों को, उनको हम खनिज कहते हैं। इनमें क्या क्या होते हैं? अक्सर इनमें पत्थर, विशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ, रेत, कोयला, धातु अयस्क, अन्य अयस्क, हीरा जैसे कीमती पत्थर, खनिज तेल और प्राकृतिक गैसें शामिल होती है। ये हमारे लिए उपयोगी है, ये हमारे लिए विशिष्ट संसाधन है। अयस्क का अर्थ होता है कच्ची धातुएं जो खदान से हमको प्राप्त होती है और इसका परिष्करण कर हम पक्की धातु बनाते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद में। खनिजों के गुण धर्म एवं संरचना के आधार पर खनिजों को दो वर्ग में बांटा गया है। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। नाम से ही स्पष्ट है कि धात्विक खनिज को भी दो उपवर्गों में बांटा गया है। ऐसे खनिज जिनमें लौह अंश या लोहांश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पाइराइट्स, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट। दूसरा ऐसे खनिज जिनमें लौह अंश नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, तांबा। धात्विक खनिज को भी दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें लोहा का अंश हो और जिसमें लोहे का अंश ना हो। और इसके बाद दूसरा है अधात्विक खनिज। वे धातुएं नहीं होती, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम आदि। धातु और अधातु की परिभाषा आपको स्पष्ट होनी चाहिए, फिर ये धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज स्पष्ट हो जाता है। इसी पर हम बात करेंगे और सबसे पहले लेते हैं लौह अयस्क। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये लौह अयस्क की खानें हैं। ये जो खदान दिखाई दे रही है, लौह अयस्क की खदानें हैं। यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है, यानी कच्चा लोहा निकाला जाता है। तो खदानों से जो लोहा निकाला जाता है वो लाल मिट्टी के रूप में, मुरूम के रूप में, पत्थर कंकड़ के रूप में रहता है। फिर उसका परिष्करण करके प्रगलन संयंत्रों में उसकी अशुद्धि को दूर करके हम शुद्ध लोहा प्राप्त करते हैं। चित्र में आप देख रहे हो कच्चा लोहा कैसे दिखता है। जैसे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी, मुरूम, पत्थर होता है, उस टाइप के दिख रहे हैं ये। तो आप इस पर समझ बना लीजिए। लौह अयस्क देखते हैं। लौह अयस्क से कच्चा लोहा तथा कई प्रकार के इस्पात तैयार किए जाते हैं। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक विकास का आधार लोहा है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आधुनिक जीवन, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण और यातायात में लोहा और इस्पात का कहाँ और कितनी मात्रा में उपयोग होता है। इसी कारण कच्चे लौह का उत्पादन अन्य धातुओं के उत्पादन से भी अधिक होता है। इसकी विशेषता होती है कि इसमें अन्य धातुओं को मिलाकर इसकी मजबूती और कड़ेपन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रगलन संयंत्र है। लौह अयस्क को गलाकर शुद्ध लोहा बनाने की ये उद्योग है, कंपनी है। इसमें देख सकते हो आप। इसमें से लौह अयस्क को चूर्ण बनाकर उच्च ताप पर गर्म करके और कुछ अन्य केमिकल मिलाकर उसको गर्म करते हैं और शुद्ध लोहा अलग निकल जाता है और बाकी अशुद्धियाँ अलग निकल जाती हैं। तो ये लोहे का निष्कर्षण, परिष्करण इस तरह से करते हैं। शुद्ध लोहे से बनी हुई चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बनती है। लोहे का उपयोग तो आप भली प्रकार जानते ही हैं। ये आधुनिक विकास की आधारशिला इसको हम कह सकते हैं। लौह अयस्क शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। चट्टान में लोहे के अतिरिक्त अन्य खनिज भी मिले होते हैं, जैसे गंधक, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, चूना, मैग्नीशियम, सिलिका, टिटेनियम आदि। इसे लौह अयस्क कहते हैं। रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लोहे को इनसे अलग किया जाता है। धातु की मात्रा के अनुसार लौह अयस्क को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। जैसे हेमेटाइट 70% तक लोहा इसमें होता है, मैग्नेटाइट 70.4% तक, लाइमोनाइट 59.63% तथा सीडेराइट 48.2%। भारत में अधिकांश भंडार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का है। भारत में लौह अयस्क का अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1788 करोड़
टन है। हेमेटाइट अयस्क मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। उच्च कोटि के हेमेटाइट अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ का बैलाडीला क्षेत्र, कर्नाटक का बेल्लारी होसपेट क्षेत्र तथा झारखंड उड़ीसा का सिंहभूम सुंदरवन क्षेत्र प्रमुख है। मैग्नेटाइट किस्म का अयस्क कर्नाटक, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड में है। झारखंड और उड़ीसा के लौह अयस्क के भंडार आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा देश में लोहा व इस्पात कारखानों की स्थिति निर्धारण पर इसका निर्णायक प्रभाव पड़ा है। छत्तीसगढ़ में 26,476 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार हैं, जो देश का लगभग 18.67% है। देश में लोहा अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। राज्य का उच्च कोटि का लौह अयस्क भंडार बैलाडीला को माना जाता है। दंतेवाड़ा, दुर्ग, कांकेर तथा राजनांदगांव में लौह अयस्क के संचित भंडार पाए जाते हैं। दूसरा प्रमुख खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज अयस्क को आप चित्र में देख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे मुरुम है या गिट्टी है या कंकड़ पत्थर के टुकड़े हैं, इस तरह के दिख रहे हैं। ये मैग्नीज है। मैग्नीज का प्रमुख उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है, जहां उसे लोहे के साथ मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है, स्टील बनाते हैं। इस्पात में 12 से 14% मैग्नीज होता है। लगभग सारे मैग्नीज का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में ही किया जाता है। मैग्नीज युक्त इस्पात अधिक मजबूत, कठोर और घर्षण सहने की क्षमता वाला होता है। अर्थ ये है कि लोहे में, शुद्ध लोहे में हम अगर मैग्नीज मिलाते हैं, मैग्नीज का मिश्रण करते हैं, तो लोहे का कड़ापन बढ़ता है और लोहा कठोर होता है और घर्षण रहित हो जाता है। मैग्नीज इस्पात का उपयोग क्रशर जैसी मशीन बनाने में होता है। पत्थर कूटने वाली मशीन रहती है, क्रशर मशीन, जो पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़े करते हैं। क्रशर से चट्टान पीसकर अलग अलग आकार के गिट्टी बनाया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में भी पत्थर पीसा जाता है। इसके अलावा मैग्नीज का प्रमुख उपयोग कांच तथा मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक बनाने, फर्श के टाइल्स बनाने, ग्लास, वार्निश तथा शुष्क बैटरी सेल आदि बनाने में किया जाता है। भारत में मैग्नीज अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 के अनुसार 43 करोड़ टन है। सर्वाधिक मैग्नीज भंडार उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले में 516.66 मिलियन टन उच्च कोटि के मैग्नीज अयस्क के भंडार हैं। इसके अलावा मुलमुला, सेमरा, कोलिहाटोला में मैग्नीज अयस्क के भंडार हैं। तो ये मैग्नीज अयस्क आपको दिख रहा है, ये लोहे को मजबूत बनाने के काम आते हैं और इसके बहुत सारे उपयोग हैं। टाइल्स बनाना, प्लास्टिक के और कांच उद्योग में, शुष्क बैटरी बनाने, लेकिन सर्वाधिक उपयोग इसका होता है लौह इस्पात इंडस्ट्रीज में लोहे को मजबूती प्रदान करने के लिए। देख सकते हो आप मैग्नीज अयस्क है, ये साधारण गिट्टी पत्थर जैसा दिख रहा है। खदान से जब निकालते हैं तो उसकी स्थिति कुछ इस तरह की रहती है। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खनिज क्रोमाइट के बारे में। ये क्रोमाइट अयस्क है, देख सकते हो आप, पत्थर चट्टान के टुकड़े जैसे दिख रहे हैं। और क्रोमाइट कई रूपों में मिलता है, कहीं ये हरापन लिए रहता है, कहीं ये धूसर रंग लिए रहता है, कहीं ये भूरे पत्थर के रूप में रहता है, कहीं ये चमकीले पत्थर के रूप में रहता है। ये है क्रोमाइट अयस्क। आप अच्छी तरह से देखकर आप अवधारणा मन में बना सकते हैं कि क्रोमाइट कहते हैं तो क्रोमाइट अयस्क होता कैसे है, दिखता कैसे है। इससे क्रोमियम धातु की प्राप्ति होती है। प्रगलन संयंत्रों में और परिष्करण संयंत्रों में, कारखानों में इसको पिघलाकर अशुद्धि को निकालकर शुद्ध क्रोमियम प्राप्त करते हैं। क्रोमाइट के शुद्धिकरण के पश्चात शुद्ध क्रोमियम हमको कुछ इस रूप में प्राप्त होता है, देख सकते हो आप। बहुत ही चमकीला धातु होता है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये क्रोमियम है। इसके पहले आपने क्रोमाइट अयस्क देखे। क्रोमाइट अयस्क से क्रोमियम प्राप्त होता है, क्रोमियम धातु है। अब इसका क्रोमियम के हम उपयोग देख लेते हैं। क्रोमियम के क्या क्या उपयोग। क्रोमियम का एकमात्र अयस्क क्रोमाइट ही है, यानी क्रोमियम केवल क्रोमाइट से ही प्राप्त होता है।
मैग्नीज की तरह क्रोमियम का उपयोग लौह इस्पात में मिश्रण में किया जाता है। इसके उपयोग से उच्च ताप सहने वाला इस्पात बनता है। इस्पात में क्रोमियम की थोड़ी मात्रा 3% मिलाने पर रेती या आरी या जो लोहा काटने के ब्लेड रहते हैं वो वाली, कुल्हाड़ी और हथौड़े आदि बनाने के लिए कठोर इस्पात बनता है। इससे थोड़ी अधिक मात्रा अगर हम लोहे में क्रोमियम की मात्रा बढ़ा दें, 12 से 15% मिला दें, तो क्या होता है, ऊष्मा सह घर्षण और संक्षारण सह इस्पात बनता है। तो ऐसा स्टील प्राप्त होता है हमको जो अधिक हीट सह सकता है, अधिक गर्म करने पर भी वो नहीं पिघलता, अधिक फ्रिक्शन या घर्षण वो सह सकता है, और संक्षारण ऐसे धातु में हमको प्राप्त होते हैं जो अम्ल क्षार जिस पर कोई असर नहीं पड़ता या धातु संक्षारण की प्रक्रिया उसमें नहीं होती। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसका उपयोग रसोई घर के बर्तन बनाने में, छुरी कांटा मशीन की बेरिंग आदि बनाने में किया जाता है। क्रोमियम के साथ निकल मिलाने पर, निकल भी एक धातु है, क्रोमियम के साथ हम जब निकल मिलाते हैं, निकल मिलाने पर इस्पात में भाप, जल, आर्द्र वायु तथा अम्ल द्वारा होने वाले क्षरण को रोकने की क्षमता आती है। यहाँ पर आपको क्रोमियम के कुछ उपयोग दिखाए गए हैं, जैसे स्वचालित वाहनों के कल पुर्जे बनाने में, मोटरसाइकिल बनाने में, मोटरें बनाने में, कार बनाने में। जो लोहा दिखता है, जो चमकीला लोहा दिखता है, एकदम स्टील टाइप का चमकता है, वो क्रोमियम धातु है। यहाँ देख रहे हो आप, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, नट बोल्ट बनाने में, बेरिंग आदि बनाने में जो हार्ड स्टील होता है उसको बनाने में किया जाता है। साथ ही हम देखते हैं क्रोमियम के साथ टंगस्टन, कोबाल्ट और मॉलिब्डेनम मिलाने से बहुत ही मजबूत इस्पात तैयार होता है, जिसे स्टेलाइट कहते हैं, जिससे उच्च वेग वाली मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं। क्रोमाइट का उपयोग उच्च ताप वाली भट्टियों में किया जाता है। इसका उपयोग रंग, चमड़ा और वस्त्र उद्योगों में भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं क्रोमियम कितना महत्वपूर्ण है। भारत में क्रोमियम का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 की सर्वे के अनुसार 20.3 करोड़ टन आंका गया है। ओडिशा में भारत का क्रोमियम का भंडार सर्वाधिक है। सबसे अधिक क्रोमियम प्राप्त होता है उड़ीसा से। ये विशेषकर सुकिंदा घाटी, कटक एवं जाजपुर जिलों में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं क्रोमियम कितना महत्वपूर्ण है स्टील के साथ मिलाने पर, और इसमें और कई प्रकार के धातु मिलाने पर, टंगस्टन मिलाने पर, कोबाल्ट मिलाने पर, मॉलिब्डेनम मिलाने पर इसका हार्डनेस बढ़ते जाता है, कठोरपन बढ़ते जाता है, और इससे बहुत ही उपयोगी औजार आदि बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं एक और खनिज टंगस्टन के बारे में। टंगस्टन आधुनिक धात्विक उद्योगों में इस्पात मिश्रित इस्पात एलॉय स्टील बनाने में टंगस्टन का विशेष महत्व है। एलॉय स्टील आप जानते होंगे, आजकल मोटरसाइकिलों के पहिए जो रिंग आते हैं, स्पोक आते हैं, वो स्पोक के जगह उसमें एलॉय लगा रहता है, एलॉय स्टील से बनते हैं। उसमें टंगस्टन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके उपयोग से इस्पात में मजबूती, कठोरता, घर्षण तथा धक्का सहने की क्षमता बढ़ जाती है। लोहे में जब हम टंगस्टन मिलाते हैं तो वह अत्यधिक कठोर, घर्षण रहित और धक्का सहने की क्षमता बढ़ाने वाला हमको धातु प्राप्त होता है। टंगस्टन आप अयस्क के रूप में देख सकते हो। ये चमकीला पत्थर आपको दिख रहा है, कुछ रेडनेस लिए हुए, पीलापन लिए हुए। ये ब्लैक एंड वाइट पत्थर दिख रहा है, और ये कांच की तरह चमकता हुआ, और बीच बीच में काले रंग का एक स्टोन दिख रहा है, पत्थर। ये टंगस्टन के अयस्क हैं। ये देख रहे हो आप, आपके मन में आना चाहिए बातें कि टंगस्टन हम सोचते हैं तो उसका अयस्क कैसा दिखता होगा जब उसको खान से खोद कर निकालते हैं। ये टंगस्टन है। टंगस्टन मिश्रित स्टील का उपयोग उच्च श्रेणी के काटने वाले उपकरण
और पत्थर छिद्रक उपकरण बनाने में किया जाता है। देख रहे हो आप, उच्च श्रेणी के काटने वाले यानी लोहे में छेद करने वाले, पत्थर में छेद करने वाले जो ड्रिल होते हैं, जो बोर खुदाई करने के लिए जो ज़मीन के भीतर जो ड्रिलर होते हैं, जो खुदाई करते हैं, चट्टानों को तोड़ते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, इसी टंगस्टन से बनाए जाते हैं। स्टील में जब उसको मिलाया जाता है, ये छेद करने वाला, लकड़ी पे, लोहे पे, पत्थर पे छेद करने वाला। और टंगस्टन से आप देख रहे हो बल्ब के फिलामेंट, बल्ब के अंदर जो पतली स्प्रिंग जलती है, गर्म होकर उजाला देती है, लाइट देती है, वो टंगस्टन के भी बने होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में अक्सर ये आता है। ये एलॉय स्टील देख रहे हो आप। आजकल मोटर गाड़ियों के पहिए जो रिंग आदि होते हैं वो टंगस्टन मिश्रित इस्पात के बने होते हैं। विद्युत उपकरण जैसे बल्ब तथा ट्यूब के फिलामेंट में भी टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके विद्युत प्रवाह सहने की क्षमता अधिक होती है। किसी दूसरे धातु का हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरे धातु इतने लंबे समय तक ऊष्मा और विद्युत को सहन नहीं कर सकती। विद्युत को प्रकाश में बदलने की इसकी क्षमता इतनी अधिक होती है कि फिलामेंट के लिए इसका विकल्प नहीं ढूंढा जा सका है। केवल बल्ब के फिलामेंट आज भी शुरू से लेकर अभी तक केवल टंगस्टन के ही बनाते हैं। टंगस्टन का विकल्प नहीं ढूंढा जा सका, यानी टंगस्टन के अलावा किसी दूसरे धातु के स्प्रिंग का उपयोग हम फिलामेंट के रूप में आज तक नहीं कर पाए हैं। यह राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पाया जाता है। ये टंगस्टन है, देख लीजिए आप। ताम्र अयस्क। तांबे का उपयोग मानव प्राचीन काल से कर रहा है। तांबे के साथ टीन मिश्रित करके कांस्य का निर्माण किया जाता है। तांबे के जो अयस्क आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तांबे के अयस्क हैं। खदान से जब तांबे को निकाला जाता है, अयस्क को निकाला जाता है, तो कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये पत्थर के रूप में रेडिश, ब्राउनिश, ग्रीनिश, येलोइश, इस तरह के पत्थर, चमकीले पत्थर के रूप में मिलते हैं। और तांबे के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे पहला धातु तांबा ही है। तांबे के साथ हम टीन मिलाते हैं, तो टीन मिलाने पर हमको क्या मिलता है? कांस्य या कांसा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तांबे के मिश्रण से पीतल भी बनाया जाता है। इसका उपयोग उपकरण, सिक्के आदि बनाने में किया जाता है। तांबे का उपयोग आप जान सकते हो अच्छी तरीके से, तांबे के क्या क्या उपयोग हैं। तांबे के उपयोग आपको दिखाई दे रहे हैं क्या क्या है। इससे वायर बनते हैं, सिक्के बनते हैं, प्लेट्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, और भी बहुत कुछ बिजली के सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि बनाए जाते हैं। 19वीं सदी में विद्युत के आविष्कार के बाद तांबे का महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि यह ताप तथा विद्युत का, बिजली का सुचालक है तथा रासायनिक क्षरण का अवरोधक है। इसी कारण आधे से अधिक तांबे का प्रयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। तांबे का सर्वाधिक उपयोग बिजली उपयोग में या विद्युत उपयोग में किया जाता है। तांबा मिश्र धातुओं का उपयोग टेलीफोन, रेडियो, रेल उपकरण, हवाई जहाज, जल जहाज, रेफ्रिजरेटर, घरेलू उपयोग की अन्य चीज़ें या वस्तुएं तथा शुद्ध सामग्री बनाने में किया जाता है। देश के कई भागों में तांबे की खोज की जा रही है। भारत में तांबा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 के सर्वे के अनुसार 155 करोड़ टन आंका गया है। फिर भी भारत में देश के कई भागों में तांबे की खोज की जा रही है। भारत में तांबा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 के सर्वे के अनुसार 155 करोड़ टन आंका गया है। फिर भी भारत में तांबा उत्पादन अपेक्षाकृत कम है और मांग की अधिकता के कारण इसका आयात होता है। अर्थ ये है कि हमारे देश में तांबे का उत्पादन तो होता है, लेकिन इतना उत्पादन नहीं होता कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम ताम्र धातु का विदेशों से आयात करते हैं, मंगवाते हैं। तांबे का अधिकांश जमाव या निक्षेप झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में है। साथ ही इसके छोटे संचय गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश का 37% से अधिक भंडार
झारखंड राज्य में है। झारखंड खनिज संपन्न राज्य है, छोटा नागपुर का पठार का बड़ा हिस्सा आता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलाज खंड तांबा की खान देश में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला का जो मलाज खंड क्षेत्र है जहाँ से तांबा निकाला जाता है और देश में तांबे की आपूर्ति, अधिकांश आपूर्ति इसी स्थान से की जाती है। अब हम बात करते हैं लेड अयस्क की। आपको चित्र में लेड अयस्क दिखाई दे रहा होगा। इसी को सीसा भी कहते हैं, इसी को लेड भी, अंग्रेजी में इसको लेड कहते हैं। लेड का ये अयस्क है, खदान से इसको इसी रूप में निकाला जाता है, चट्टान के रूप में, चमकीले पत्थर के रूप में, सुनहरा दिखता है, कहीं चांदी के जैसा चमकता हुआ भी दिखता है। तो लेड या शीशे का उपयोग वर्तमान समय में कहाँ कहाँ होता है? परिवहन, संचार और बिजली के उत्पादन में होता है। यह भारी, नरम और लचीला होता है। भारी तो होता है, नरम भी होता है और साथ में लोचदार या लचक भी इसमें लचीलापन का गुण पाया जाता है। लेड या सीसा अयस्क को संयंत्रों में परिशोधन के पश्चात ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। चमकीली धातु देख रहे हो आप, ये बहुत चमक है, ये वजन भी है, इसमें नरम भी है और लचीला भी है, लचकदार भी है। इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? विद्युत उद्योग में संचालक बैटरी यानी स्टोरेज बैटरी के रूप में। संचालक बैटरी किसे कहेंगे? जो पावर को, ऊर्जा को संचय करके रखती है। जैसे हमारे मोबाइल के जो अंदर बैटरी रहती है उसको हम रिचार्ज करते हैं तो ऊर्जा उसमें संचित रहती है। इसी तरह की बैटरी बनाने में इसका उपयोग होता है तथा तार गढ़ने में किया जाता है। लेड के तार भी बनते हैं। रसायन उद्योग इसका दूसरा उपभोक्ता है। रसायन उद्योग जहाँ टेट्राएथिल, सीसा, रंग, प्लास्टिक और कीटनाशक बनाए जाते हैं और कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी लेड से बनाई जाती है। चित्र में आपको दिख रहा होगा लेड से बनाए जाने वाली वस्तुएं क्या है? आयुध सामग्री भी हैं, इसमें आप देख रहे हो। ये सौंदर्य प्रसाधन के संबंध में कुछ आवश्यक चीज़ें हैं उसके, ये पार्ट्स बनाने में, ये बैटरी बनाने में और बिजली के सामान आदि बनाने में लेड का उपयोग किया जाता है। भारत में सीसा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 की सर्वे के अनुसार 1 करोड़ टन आंका गया है और सर्वाधिक लेड कहाँ प्राप्त होता है? राजस्थान में। आपको प्रश्न आता है कि भारत में सर्वाधिक लेड कहाँ प्राप्त होता है, तो आप लिखेंगे राजस्थान में। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खनिज बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट, ये देख रहे हो आप बॉक्साइट। बॉक्साइट, कच्चा बॉक्साइट कैसा दिखता है? अयस्क के रूप में। ये बॉक्साइट अयस्क है, पत्थर के रूप में, चट्टान के रूप में, और बॉक्साइट का परिष्करण करके एल्युमिनियम बनाया जाता है। ये एल्युमिनियम दिख रहा होगा आपको। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का प्रमुख स्रोत है, यानी ये जो एल्युमिनियम है ये बॉक्साइट से ही प्राप्त होते हैं। भारत में बॉक्साइट के प्रचुर भंडार हैं। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के अनुसार 2010 में कुल भंडार 348 करोड़ टन था। देश के कुल अनुमानित भंडार का लगभग आधा उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा में सर्वाधिक बॉक्साइट के भंडार हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बॉक्साइट के भी भंडार है। बिलासपुर का फुटका पहाड़ बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के कालाहांडी, कोरापुट, संबलपुर, बलांगीर और क्योंझर जिले में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले, मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला और बालाघाट जिले तथा छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं कोरबा जिले में बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम का बहुत बड़ा कारखाना है। कोरबा बालको में भारत एल्युमिनियम कंपनी, वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है और कोरबा सुपर ताप थर्मल पावर से उसको विद्युत की प्राप्ति होती है, जिससे हम बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं एल्यूमिनियम के उपयोग देख लेते हैं। एल्यूमिनियम के उपयोग, एल्यूमिनियम आपको पता होगा, देखे होंगे आप एल्यूमिनियम को। घर में कुकर तो होगा ही होगा। कुकर जो बनते हैं एल्यूमिनियम से बनते हैं। साथ ही साथ एल्यूमिनियम से वायुयान बनाते हैं और बिजली के तार बनाते हैं। एल्यूमिनियम से सिक्के भी बनाते हैं और बर्तन बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी या निर्माण उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, फिटिंग्स में, दरवाजे खिड़की बनाने में। और हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके कैन जो बनते हैं वो भी एल्यूमिनियम के ही बनते हैं। इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत कार्यों में होता है। अब हम बात करते हैं कोयले के बारे में। कोयला आपको पता ही होगा। कोयले का अर्थ ये नहीं कि चूल्हे में लकड़ी जलाने के बाद जो लकड़ी जलती हुई लकड़ी है उसको बुझाते हैं तो कोयला बनता है, वो कोयला नहीं होता। वो चारकोल होता है, हमको सामान्य भाषा में उसको कोयला कह देते हैं, लेकिन वो कोयला नहीं है। कोयला कोयले के खदानों में मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोयले की खानें हैं, खदानें हैं, वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। यंत्रों के द्वारा भी कोयला निकाला जा रहा है। यहाँ पर पूरी ज़मीन, पूरा पहाड़ और ज़मीन के नीचे जितने भी तल हैं वो कोयले के होते हैं। यहाँ से कोयला निकाला जाता है। ये कोयले का चित्र आपको दिख रहा है, ये कोल है, इसी को कोयला कहते हैं। तो ऊर्जा के क्षेत्र में कोयला प्रमुख संसाधन है। इसको कोयले को काला हीरा भी कहते हैं। कोयला बहुत ही उपयोगी खनिज है। प्रारंभ में कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था। शुरू में लोग चूल्हे में, सिगड़ी में कोयले जलाकर ईंधन प्राप्त करते थे, भोजन बनाते थे। कोयला 18वीं सदी के औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण आधार बना। इसका औद्योगिक उपयोग कई परिवर्तनों से जुड़ा है। औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, कंपनी में सामान बनने लगे, कंपनियां उत्पादन करने लगी, तो वहाँ ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जाने लगा। कोयले का उपयोग कई परिवर्तनों से भी गुजरा है। 18वीं सदी में इसका उपयोग लौह इस्पात गलाने तथा लोहा इस्पात उद्योग में किया जाने लगा। भाप संचालित इंजन, भाप से चलने वाली जो ट्रेन थी, जिसका उपयोग रेलगाड़ी खींचने, जहाज चलाने व कारखानों की मशीनों को चलाने के लिए किया जाता था। कोयले के बिना संभव नहीं हो पाता है, ये सब करना नहीं हो पाता था। वर्तमान में कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में होता है। आज कोयले का हम चित्र में आपको दिख रहा होगा ताप विद्युत और लौह इस्पात संयंत्रों में लोहा गलाने के लिए आवश्यक ताप कोयले से ही प्राप्त की जाती है। कुछ स्थानों में अभी भी भाप इंजन ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कोयले का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के विभाग के अनुसार 2006 में अनुमान लगाया गया कि 1200 मीटर की गहराई तक कोयले की तहों में लगभग 253 अरब टन कोयला संचित है। यह विश्व की कुल अनुमानित भंडार का केवल 1% है। यह मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, जो उत्तम प्रकार का नहीं है। इसमें वाष्पीय पदार्थों तथा राख की मात्रा अधिक है और कार्बन की मात्रा 55% से अधिक नहीं है। अधिकांश भंडार पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों की घाटियों में संचित है। इस कारण भारत को प्रतिवर्ष 15 से 20 करोड़ टन कोयले का आयात करना पड़ता है। भारत में कोयले खदानों का वितरण दामोदर घाटी, सोन नदी, महानदी घाटी एवं गोदावरी घाटी के आसपास निक्षेप इसके स्थित है। पेट्रोलियम, खनिज तेल एवं उसका निष्कर्षण। आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम है, लेकिन प्लास्टिक और खाद जैसे रासायनिक उद्योगों में भी इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है। भारत में 2015 में लगभग 4 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पन्न किया गया, जो कि हमारे कुल उपयोग के 1/4 से भी कम है। ये खनिज तेल आप देख रहे हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट,
ये हमारे देश में जितना खनिज तेल निकाला जाता है उसकी आपूर्ति नहीं कर पाता। इसके लिए हमको विदेशों से, दूसरे देशों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आयात करना पड़ता है। पेट्रोलियम जो है ये धरती के नीचे से ड्रिल करके कूप बनाकर समुद्र के नीचे के जो तल है वहाँ से पेट्रोलियम कच्चा तेल के रूप में निकालते हैं। पेट्रोलियम कहते हैं तो पेट्रोलियम का अर्थ पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोलियम का अर्थ होता है खनिज तेल, यानी डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल सभी को हम खनिज तेल या पेट्रोलियम कहते हैं। इसको भारत में हम जब मंगाते हैं तो यह शिप के द्वारा, बड़े बड़े कंटेनर शिप में, जल जहाज़ों में भारत लाया जाता है। क्रूड ऑयल के रूप में, कच्चे तेल के रूप में लाया जाता है इसको। और समुद्र के किनारे रिफाइनरीज रहती है, तेल शोधक संयंत्र रहते हैं जहां इसका शोधन किया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है, फिर इसको ट्रेनों के माध्यम से, टैंकर के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों में भेजा जाता है, जिससे पेट्रोलियम की आपूर्ति पूरे देश में होती है। इसके आगे देखते हैं, पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात करनी पड़ती है भारत को। 2015 में 19 करोड़ टन पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात की गई। हमारे सकल घरेलू उत्पादन का 5% इस आयात में लगता है, जो कि बहुत अधिक है। 1986 में भारत में ऊपरी असम घाटी में तेल खोजने के लिए कुएं खोदे गए, परंतु इसका पता 1890 में डिगबोई में लगा। 1893 में यही पेट्रोलियम को साफ करने के लिए तेल शोधक कारखाना खोला गया। 1899 में असम आयात कंपनी की स्थापना की गई। अन्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम खोजने का प्रयास किया जा रहा है। 1953 में नरकटिया क्षेत्र की खोज हुई है। तो यहाँ पर दिखा है डिगबोई, असम का डिगबोई एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा एरिया है, वह स्थान है जहाँ भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम कुआं और तेल शोधक संयंत्र हैं। तेल शोधक संयंत्र माने कच्चे तेल को शुद्ध करने वाला कारखाना लगा हुआ है। बहुत सारे स्थानों पे लगे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले कहाँ लगा? असम के डिगबोई में लगा। भारत में पेट्रोलियम का अनुमानित भंडार 17 अरब टन है। सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडार राजस्थान के बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह स्थलीय तथा अपतटीय क्षेत्र में संचित है। कुल भंडार 4 क्षेत्रों में वितरित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसके अंतर्गत ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। दूसरा है गुजरात प्रदेश, इसके अंतर्गत खंभात बेसिन और गुजरात के मैदान आते हैं। तीसरा है मुंबई हाई अपतट प्रदेश तथा चौथा है पूर्वी तटीय प्रदेश, इसके अंतर्गत गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के बेसिन आते हैं। पेट्रोलियम के उपयोग आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो पेट्रोलियम का उपयोग नहीं जानता। पेट्रोल, डीजल, इससे वाहन चलते हैं, स्वचालित वाहन चलते हैं, कल कारखाने चलते हैं, मशीनें चलते हैं, इंजन चलती है। और ये प्राकृतिक गैस है, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। खनिज तेल वाला प्रोडक्ट ये भी है। इससे हम कुकिंग गैस के रूप में, खाना पकाने के लिए घरेलू गैस के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। ये मिट्टी तेल है। मिट्टी तेल का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, लाल तेल जलाने के रूप में भी करते हैं और अन्य उपयोग भी इसका है। अब हम बात करते हैं यूरेनियम अयस्क के बारे में। यूरेनियम अयस्क, यूरेनियम अयस्क का आप चित्र में देख सकते हो। ये यूरेनियम के अयस्क हैं, हरे भूरे पत्थर के रूप में, चित्तीदार सुनहरे पत्थर के रूप में, और ये शुद्ध यूरेनियम है, चमकीला दिख रहा है आपको। ये दोनों यूरेनियम और थोरियम, ये दोनों नाभिकीय तथा परमाणु ऊर्जा के स्रोत हैं। परमाणु ऊर्जा के स्रोत इसको बताया गया है। भारत में यूरेनियम के स्रोत सीमित होने के कारण भारत को इसे आयात करना पड़ता है। भारत में यूरेनियम तो मिलते हैं, लेकिन इसका भंडार बहुत कम है। अपनी आपूर्ति के लिए हमें विदेशों से यूरेनियम मंगवाना। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी के में इसके विपुल भंडार खोजे गए। इसी प्रकार थोरियम भी केरल के समुद्र तट पर पाया गया है। भारत प्रयास कर रहा है कि इसके परमाणु संयंत्रों में थोरियम का उपयोग बढ़े, क्योंकि भारत में यह खनिज विपुल मात्रा में पाया जाता है। थोरियम, यूरेनियम
के स्थान पर थोरियम का उपयोग करने की बात की जा रही है। परमाणु ऊर्जा के स्रोतों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और इसका खनन केवल केंद्र सरकार के उपक्रम कर ही कर सकते हैं। इसके खनन के लिए निजी कंपनियों को ठेका नहीं दिया जाता। इस पर नियंत्रण पूरी तरह केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकार का भी नहीं होता, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव परमाणु ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इसे नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके विद्युत या बिजली का उत्पादन किया जाता है और साथ ही साथ इससे कई प्रकार के संहारक शस्त्र या परमाणु बम भी बनते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील खनिज है। इसको निजी कंपनियों को हम ठेके के रूप में नहीं दे सकते। इसका पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार अपने हाथों में रखती है। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख खनिजों के बारे में जानकारी आपको दी गई। इससे आगे उद्योग और उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।